क्या आप एक डेटा एनालिस्ट बनने का सोच रहे हो? गुड चॉइस। पिछले 5 सालों में इंडिया में डेटा एनालिस्ट जॉब 52% बढ़ चुकी है। 2026 तक इंडिया में 11 मिलियन से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट जॉब्स क्रिएट होंगी और इंडिया का डेटा एनालिस्ट मार्केट 2030 तक $21 बिलियन क्रॉस करने वाला है। मतलब हर साल लगभग 36% की स्पीड से ग्रो करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये फील्ड में जॉब्स काफी बढ़ रही हैं, बट कई लोगों को डर है कि एआई से रिप्लेस कर देगा। हाय, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, वेलकम। माय नेम इज अकबर। मैं पिछले 10 सालों से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एंड आई करंटली वर्क एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर JP Morgan Chase इन द यूके। मुझे रोज यूट्यूब, लिंक्डइन और इवन इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं और सबके क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। क्या एआई डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस कर देगा? क्या इसके लिए डिग्री जरूरी है? कितनी सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? इसकी लर्निंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? क्या क्या सीखना है और कितना टाइम लगेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार मुझसे पूछा जाता है, क्या ये सब सीखने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी? इस वीडियो में मैं ये सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा विद रियल मार्केट डेटा, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स और अपने सालों के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एआई डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस कर देगा? देखो, ये सवाल तो हर फील्ड में पूछा जा रहा है क्योंकि एआई सच में बहुत पावरफुल है। वो डेटा को प्रोसेस कर सकता है, पैटर्न रिकग्नाइज कर सकता है और अच्छे से विजुअलाइजेशंस बना सकता है। तो नेचुरली ये डर आएगा कि अगर एआई सब कर सकता है तो मेरी क्या जरूरत। लेकिन यहाँ रियलिटी है कि एआई इज नॉट रिलायबल। ये बहुत सारी गलतियां करता है जो एक बिजनेस के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। ऑलरेडी ऐसे कई सारे केसेस है जहाँ एआई की वजह से बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ। अब एआई एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट एक रीसेंट सर्वे में 70% डेटा एनालिस्ट ने बताया कि एआई ने उनका काम बेटर कर दिया है, ना कि उन्हें रिप्लेस किया। अभी भी कई टास्क ऐसे हैं जैसे बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझना, क्रिटिकल डिसीजंस लेना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझना जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेक होल्डर को सही से इनसाइट्स एक्सप्लेन करना और स्ट्रेटेजी बनाना जहां ह्यूमंस जरूरी है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, जो लोग एआई के साथ अडेप्ट नहीं करेंगे वो जरूर स्ट्रगल करेंगे। टॉप कंपनीज अब ऐसे एनालिस्ट ढूंढ रही है जो एआई के साथ एफिशिएंटली काम कर सके। तो एआई से मत डरो, बस उसे यूज करो। अब ये क्लियर हो गया तो जानते हैं कि क्या इसके लिए डिग्री जरूरी है। अगर हम 2025 के जॉब पोस्टिंग्स देखें तो 5.2% जॉब्स के लिए पीएचडी जरूरी है। अब ये मोस्टली बहुत सीनियर रोल्स के लिए जो एक तरह से डेटा साइंटिस्ट का काम करते हैं। 35% जॉब्स के लिए मास्टर्स जरूरी है। 40% जॉब्स के लिए बैचलर्स डिग्री जरूरी है और 20% जॉब्स ऐसी है जहाँ कोई डिग्री मेंशन नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप कम से कम एक बैचलर्स डिग्री ले लेते हो तो 60% जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो भी आप 20% जॉब्स के लिए एलिजिबल हो। बस आपको स्किल्स, सर्टिफिकेशन और पोर्टफोलियो पे ज्यादा ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर, इंडिया में एक एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट की सैलरी 4 to 7 लाख पर एनम है। मिड लेवल पे यानी कि 3 से 5 साल एक्सपीरियंस के बाद ये 8 से 12 लाख हो जाती है और सीनियर लेवल पे आप 15+ लाख कमा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी एक डोमेन जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर या मार्केटिंग में स्पेशलाइज करते हो और एडवांस एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग सीखते हो तो आप एक डेटा साइंटिस्ट के रोल में ट्रांजिशन कर सकते हो, जहां आप 30 लाख से भी ज्यादा कमा सकते हो। सिंपल वर्ड्स में सैलरी ग्रोथ और करियर पोटेंशियल दोनों ही स्ट्रांग है। अब बात करते हैं कि कितना टाइम लगेगा। देखो, एग्जैक्ट टाइम हर किसी का अलग होगा क्योंकि बैकग्राउंड, डेडिकेशन और पहले से कोई स्किल का होना या होना ये सब पे डिपेंड करता है। अगर आप फुल्ली फोकस्ड हो और कंसिस्टेंटली डेली 3 से 4 घंटे दे सकते हो तो 6 to 9 मंथ्स में आप एंट्री लेवल पोजीशन के लिए रेडी हो सकते हो। और अगर आप जॉब या कॉलेज के साइड बाय साइड कर रहे हो तो 9 से 12 मंथ्स भी लग सकते हैं। चलो अब देखते हैं स्टार्ट कहां से करना है और क्या क्या सीखना है। आपको लर्निंग 6 फेज में करना है। फेज 1 इज फाउंडेशन फेज। इसमें आपको एडवांस लेवल एक्सेल सीखना है। फंक्शंस, पिवट टेबल्स, चार्ट्स, वी लुकअप्स, डैशबोर्ड्स। एक बार एक्सेल सीख ले तो आपको बेसिक मैथ्स पे फोकस करना है, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एंड सैम्पलिंग। मैथ्स और एक्सेल मिला के आपका फाउंडेशन क्रिएट करेंगे जिससे आप बाकी चीजें इजीली समझ जाओगे। फिर है टूल्स एंड प्रोग्रामिंग फेज। यहाँ पे सीक्वल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर डेटा सीक्वल डेटाबेसेस में स्टोर होता है, जैसे MySQL, PostgreSQL एक्सेट्रा। और इस डेटा को स्टोर, रिट्रीव और ट्रांसफॉर्म करने के लिए सीक्वल बहुत जरूरी है। आपको सीखना है जॉइंस, एग्रीगेशन, सब क्वेरीज एंड इंडेक्सेस। उसके बाद आपको सीखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। सब कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक्स। इतना कि आप पैंडास और नमपाई जैसी लाइब्रेरीज यूज कर सको। सीक्वल और पाइथन दोनों ही डेटा एनालिस्ट के लिए बैकबोन है। आगे चल के अगर जरूर पड़े तो आप R लैंग्वेज भी सीख सकते हो, बट ज्यादातर यूज केसेस के लिए पाइथन ही काफी है। और साथ में आपको गिट भी सीखना है।
गिट हेल्प करता है कोड वर्जनिंग में और टीम के साथ इफेक्टिवली कोलैबोरेट करने में। उसके बाद है विजुअलाइजेशन एंड इनसाइट फेज। अब आपको सीखना है डेटा को विजुअलाइज और एक्सप्लेन करना। इस फेज में आपको मैटप्लॉटलिब या सीबोन समझना है, साथ में बिजनेस टूल्स जैसे पावर बीआई या टैबलू समझना है। इसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप डैशबोर्ड बनाओ और डेटा के पीछे की स्टोरीज एक्सप्लेन करना सीखो। मतलब सिर्फ चार्ट्स नहीं बनाना, चार्ट से क्या बिजनेस इंसाइट मिल रहा है वो बताना। उसके बाद है एडवांस एनालिटिक्स फेज। ये फेज ऑप्शनल है, बट अगर आप क्राउड से स्टैंड आउट होना चाहते हो तो जरूर ट्राई करना। पहले मशीन लर्निंग बेसिक्स समझो, जैसे रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग। मतलब एक मॉडल कैसे पास्ट डेटा से प्रेडिक्ट करना सीखता है। फिर बिग डेटा टूल्स जैसे अपाचे स्पार्क और अपाचे हडूप का ओवरव्यू लो, क्योंकि कभी कभी आपको मैसिव डेटा सेट्स के साथ काम करना है जो नॉर्मल टूल से मैनेज नहीं होगा। साथ ही आप पाइथन की लाइब्रेरी साइकिट लर्न को एक्सप्लोर करो। इस फेज का गोल है कि आप बाकी लोगों से एक स्टेप आगे निकल जाओ, ताकि आपको सिर्फ डेटा एनालिस्ट की तरह नहीं, एक फ्यूचर डेटा साइंटिस्ट की तरह देखा जाए। उसके बाद है प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो फेज। जब सारे टूल्स समझ आ जाए तो थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फेज में आप 2-3 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाओ, उन्हें गिटहब पे अपलोड करो और एक पोर्टफोलियो रेडी करो। अपने प्रोजेक्ट्स में एंड टू एंड अप्रोच बताओ। प्रॉब्लम क्या थी, डेटा क्या था, आपने क्या एनालिसिस किया, उससे क्या रिजल्ट निकला। ये पोर्टफोलियो ही रिक्रूटर को कन्विंस करेगा कि आप रेडी हो। और लास्ट फेज में आपको जॉब प्रिपरेशन पे फोकस करना है। रेज्यूमे पॉलिश करो, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करो और कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। स्पेशली सीक्वल और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रखना। यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में वही आपका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होगा। एंड दैट्स द रोड मैप। अगर आप ये रोड मैप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो 1 साल के अंदर जॉब रेडी हो जाओगे। नाउ लेट्स आंसर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब सीखने के बाद क्या आपको जॉब मिल जाएगी? देखो, ऑनेस्ट बताऊं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। देयर आर 3 मेन प्रॉब्लम्स इन इंडिया राइट नाउ। नंबर 1 इज ओवर सप्लाई ऑफ इंजीनियर्स। हर साल इंडिया में 1.5 मिलियन से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जो कि डिमांड से कई ज्यादा है, इसलिए कंपटीशन बहुत है। दूसरा है स्किल गैप। नेस्कॉम और इंडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उनमें से 20 से 25% लोग के पास ही वो स्किल्स हैं जो इंडस्ट्री में चाहिए। मतलब जो प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए वो 80% लोगों के पास है ही नहीं। एंड नंबर 3 सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड डोमेन नॉलेज की कमी। टेक्निकल स्किल्स होने के बावजूद भी कई ग्रेजुएट्स कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में वीक रह जाते हैं, और इन्हीं वजह से आजकल बहुत लोगों को जॉब नहीं मिल रही। पर अगर आप अपने चांसेस इंप्रूव करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जॉब मिलने के लिए आपको 2 चीज चाहिए। पहली, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए और दूसरी, इंटरव्यू क्लियर हो जाए। रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? नंबर 1, स्पेशलाइज। आप खुद ही बताओ, अगर आपको हैदराबादी बिरयानी बनाना है और आपके पास 2 ऑप्शन है। एक कुक जो कहता है मैं सब कुछ बना लेता हूँ, वेज, नॉन वेज, चाइनीज एक्सेट्रा, और दूसरा कुक जो कहता है मैं हैदराबादी बिरयानी स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने सालों से बस यही किया है। तो आप किसे चूज करोगे? स्पेशलाइजेशन से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप किसी एक डोमेन जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर, मार्केटिंग में स्पेशलाइज करो। इस डोमेन का नॉलेज लो और इसे क्लियरली अपने रेज्यूमे में मेंशन करो। नंबर 2 इज गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपको अपने चूजन डोमेन स्पेसिफिक रियल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। आपको फ्रीलांसिंग और इंटर्नशिप भी ट्राई करना चाहिए। अपने प्रोजेक्ट्स को क्लियरली अपने रेज्यूमे में मेंशन करो और साथ ही बताओ कौन से स्किल्स और टूल्स आपने यूज किए हैं। एंड नंबर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल योरसेल्फ वेल। आपकी रेज्यूमे जो है वो रिक्रूटर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लगना चाहिए, ना कि ऐसा लगना चाहिए कि कोई भीख मांग रहा है। तो अपने रेज्यूमे में क्लियरली मेंशन करो व्हाई यू आर द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। इंक्लूड लिंक्स टू योर प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो एंड लिंक्डइन। ये 3 चीज कर लोगे तो आपकी रेज्यूमे डेफिनेटली स्टैंड आउट करेगी। फिर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है। उसके लिए नंबर 1 इफेक्टिव कम्युनिकेशन आनी चाहिए। आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट या आइडिया है उसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और नंबर 2 डीप टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने जो आपको टेक्निकल स्किल्स बताई है वो आपने एक्चुअली सीखी है और उसे प्रैक्टिकली यूज किया है। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट सही से समझ चुके हो तो आप उसे इजीली एक्सप्लेन भी कर पाओगे। ये सब कर लोगे तो हम प्रिटी श्योर ना सिर्फ आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, बट आप करियर में भी बहुत आगे जाओगे। अब रोड मैप आपके सामने क्लियर है। अब अगला कदम आपका है। या तो एक्सक्यूजेस बना लो या अपना फ्यूचर, चॉइस इज योर्स। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यस, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। दुआ करता हूँ आप कामयाब हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।